So dear students, we are going to start with a new chapter, that is Newton's laws of motion. So laws of motion basically जो है वो न्यूटन का ही है, ये तो आप जानते ही हो. अब सॉरी, अब न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे इन डिटेल, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि न्यूटन ने 3 लॉज उसके बनाए हैं. इसके बारे में आप स्कूल लेवल में भी सीख चुके हो. ओके, द फर्स्ट लॉ, we'll start each and every law one by one. Before starting with the first law, I would like to remind you guys one concept called as inertia. You remember what was inertia? Newton's second law, like Yeah. Inertia basically क्या होता है? See, imagine you just have a random body. मान लीजिए आपने एक बॉक्स यहाँ पर रखा है, एक टेबल के ऊपर आपने एक बॉक्स रखा है. आपने सिर्फ रखा है, उसको आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो हाल फिलहाल स्टेशनरी है. क्या वो खुद से मूव हो सकता है क्या? नहीं. नहीं. दैट मीन्स एक बार अगर वो रेस्ट पे रहा तो वो फॉर एवर रेस्ट पे ही रहेगा. सही बात है ना? वो खुद होके तो रेस्टिंग से मोशन पे नहीं आएगा. एम आई क्लियर? Yes. Yes. So the any body is not capable to start moving if it is kept in rest. तो अगर वो रेस्ट पर है तो थ्रू आउट द लाइफ वो रेस्ट पर ही रहेगा. इट विल नॉट मूव. ये इनकेपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, मतलब ये भी रेस्टिंग स्टेट पे तो रेस्टिंग पे ही रहेगा, रेस्टिंग से मोशन पे नहीं आएगा. दिस इनकेपेबिलिटी इज कॉल्ड एज इनर्शिया. अब यहाँ पर इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है. जैसे मैंने आपको बताया, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इट कैन नॉट मूव बाई इट सेल्फ. वो खुद होके मूव नहीं हो सकता. सिमिलरली अगर कोई बॉडी मूव हो रही है, मान लीजिए वो आगे की तरफ मूव हो रही है विद सम स्पीड, उसका स्पीड हमेशा के लिए वही मेंटेन रहेगा अगर हमने उसको ओपोज करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो. दैट मीन्स आइडियली स्पीकिंग एक बॉडी अगर मूव होना चालू कर दिया ना, तो थ्रू आउट द लाइफ, मतलब फॉर एवर वो वही स्पीड से वही डायरेक्शन पे कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा. इट के नॉट स्टॉप. वो खुद होके रुक नहीं सकता, खुद होके स्पीड बढ़ा भी नहीं सकता, खुद होके डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता. दैट मीन्स अगर वो एक स्पीड पे मूव हो रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड से थ्रू आउट द लाइफ वो मूव होती रहेगी. ओके. इसका अभी आप लोग बोलेंगे सर लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है. रियल लाइफ में अगर ये ब्लॉक को मैंने एक स्पीड दिया, थोड़ी देर के बाद रुक जाता है. ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि रियल लाइफ में जब आप इसको स्पीड देते हो तो ये सरफेस की वजह से, सरफेस के और इसके बीच में जो रफनेस जो है ना, इन दोनों के बीच में रफनेस जो है, Friction. रफनेस की वजह से देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होने की वजह से दिस फोर्स इज स्टॉपिंग, दिस फोर्स इज एक्चुअली चेंजिंग द वेलोसिटी, ड्यू टू विच द बॉडी विल बी स्टॉप्ड, बॉडी विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम. वो खुद होके रुकता नहीं है बल्कि उसको बाहर से एक फोर्स मिला इसीलिए वो रुकता है. सो इनर्शिया वही बताता है कि भाई कोई भी बॉडी खुद होके उसके स्टेट को चेंज नहीं कर सकता. अगर वो मूविंग स्टेट पे है तो थ्रू जिंदगी भर वो मूविंग रहेगा. अगर वो रेस्ट पर है तो जिंदगी भर वो रेस्ट पर रहेगा. ना वो ये वेलोसिटी को चेंज कर पाएगा, ना वो स्टॉप करवाएगा, ना स्टॉप हुए वाले बॉडी को स्टार्ट भी करवा पाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Great. So, what is inertia basically? It is inertia. Inertia को मैं आपको बोलूंगा, inertia मतलब inability. Inability मतलब lack of capability. Inability of a body of, or I shall say of any body, to change its state without any external force is called as inertia. इसको और एक तरीके से अगर बोलना है आपको, so you can say it like this: it is the property of a body by which it can maintain its state of rest or
of uniform motion. हाँ, it can maintain its state of rest or of uniform motion. इसको बोलते हैं inertia. Am I clear? Yes, sir. Yeah. ठीक है. After this, we will learn Newton's first law of motion. अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? बेसिकली जो इनर्शिया है ना, उसी को एक्सप्लेन किया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में. सो न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी कैनॉट चेंज इट्स स्टेट of rest or of uniform motion unless an external unbalanced force is applied. That means a body cannot change state of rest. अगर रेस्ट पे है तो कंटिन्यूसली रेस्ट पे रहेगा, वो खुद होके चेंज नहीं कर पाएगा. और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन अगर मेंटेन कर रहा है तो कंटिन्यूसली वही मेंटेन करेगा. Unless an external unbalanced force is acted upon it. मतलब वो खुद होके तो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन हाँ, अगर उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा जो अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा, ऐसा कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा, तो वो खुद के स्टेट को चेंज कर पाएगा. दैट मीन्स अगर मूव हो रही है तो उसके स्पीड को चेंज कर पाएगा, अगर मूव नहीं हो रही है तो हमेशा के लिए रेस्ट पर ही रहेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yeah. Since the law is connected to the property of inertia, it is also called as, yeah, sir, I shall be specific. This law is also called as law of inertia. Am I clear? Sir, yes. Okay. So this is all about first law. I request you guys to please note down the first law. मतलब अब तक जो मैंने सिखाया, inertia, Newton's law of motion, ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए प्लीज. Okay, dear children, I'm assuming कि आप लोगों का हो गया लिख के. Proceeding further, अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ सीखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे. जस्ट आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ. आपने स्कूल लेवल में सीखा होगा एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम. ओके, अब लीनियर मोमेंटम को हम लोग जनरली ना पी से डिनोट करते हैं. ओके, एंड ये लीनियर मोमेंटम होता क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, or precisely speaking linear velocity. मतलब बेसिकली ये जो लीनियर मोमेंटम ऐसा एक क्वांटिटी है जो कोई भी बॉडी के, कोई भी अगर मूविंग बॉडी रहेगा तो उस मूविंग बॉडी के मास और उसके लीनियर वेलोसिटी को आपस में कनेक्ट कर सकता है. तो उसका फॉर्मूला भी कैसे हो जाता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय लीनियर वेलोसिटी. ये लीनियर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मास एक स्केलर है, स्केलर वेक्टर को कंबाइन किया तो आंसर जो है वो वेक्टर आता है. इसी वजह से ये जो है वेक्टर होता है. दिस इज द रीजन व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब वही नीचे लिख रहा हूं मैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and is always directed towards the direction of the linear velocity. मतलब इसका डायरेक्शन किस तरफ रहेगा? जिस तरफ लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा उसी तरफ रहेगा लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन. ओके, अब इसका एसआई यूनिट कैसे निकालना है वो तो आप क्लियरली आप सामने सामने से देख सकते हो. एसआई यूनिट जो है
मास का यूनिट क्या है भाई? इट इज केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है भाई? इट इज मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट केजी मीटर पर सेकेंड। अब तक किसी को कोई डाउट? No, sir. वंडरफुल। प्लीज No, नोट sir. डाउन। इतना नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। हो गया सभी का नोट डाउन करके? Yes, sir. Shall I proceed further? Yes. ओके बच्चों, ठीक है। आई बिलीव, ओके, सिंस वी हैव, आज के लिए मैं बोलूँगा इतना ही काफ़ी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जस्ट लॉज ऑफ मोशन का मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, इनर्शिया के बारे में सिखाया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में सिखाया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में सिखाया है, लीनियर मोमेंटम के बारे में सिखाया। नाउ लेट्स लर्न अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ। अब ये सेकेंड लॉ जो है ना, सेकेंड लॉ बेसिकली मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ बेसिकली डिपेंड करता है मोमेंटम के ऊपर। मोमेंटम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, मैं पहले उसका लॉ का स्टेटमेंट बताता जो आप लोगों ने स्कूल लेवल में सीखा है, उसके बाद उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। अभी हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो है ना, कोई भी बॉडी मूव हो रही है, दैट मीन्स उसके पास एक मोमेंटम है। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ में ये बताया जाता है कि अगर आप चाहते हो कि उस मोमेंटम को चेंज करना है, देन आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, एंड वो फोर्स से प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज, द मोर यू अप्लाई द फोर्स, ग्रेटर चेंज ऑफ मोमेंटम आपको ऑब्जर्व करने मिलेगा। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, आई shall say linear momentum of a body directly proportional to the net external force applied। मतलब जो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि भाई हम कितना फोर्स अप्लाई करते हैं उस बॉडी के ऊपर। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा, जितना कम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही कम चेंज इन मोमेंटम होगा। इस चीज़ को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह एक्सप्रेस करेंगे, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट, रेट मतलब अपॉन टाइम ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी। पी स्टैंड्स फॉर लीनियर मोमेंटम, डेल्टा पी स्टैंड्स फॉर चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। नाउ एज पर द सेकंड लॉ देयर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी है मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी तो होना चाहिए। ये रहा भाई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मैं यहाँ पर के करके डिक्लेयर कर लेता हूँ, दिस इज माय प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आप भले डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी लिखो या फिर के मल्टीप्लाइड बाय डी पी मल्टीप्लाइड बाय डी टी लिखो, इट्स गोइंग टू बी वन एंड द सेम। डी पी इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम। अब यूनिवर्सली हमने, चलो यहाँ पर मैं इसके बारे में डिटेल्स लिखता हूँ। Where K is the proportionality
constant universally is constant is considered as k is equal to 1. ये जो कांस्टेंट है इसको यूनिवर्सली हम लोग ने 1 कंसीडर किया है. दैट मींस अगर k इज इक्वल टू 1 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं यहां पर, देन आई विल बी गेटिंग f net is equal to k की जगह पे 1 डाल दीजिए. आई विल बी गेटिंग आइदर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t और आई विल बी गेटिंग dp अपॉन dt. Am I clear till now? This is Yes, sir. वेरी गुड. सो अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है यार, हाँ न्यूटन का सेकंड लॉ मतलब क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. नो, न्यूटन सेकंड लॉ मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं होता. न्यूटन सेकंड लॉ का मतलब होता है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज dp अपॉन dt. दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ. दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, नॉट मास इनटू एक्सेलरेशन. हाँ, अब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मोमेंटम है, हम तो जानते हैं कि भाई मोमेंटम, we are very well aware that this momentum is equal to mass into velocity. That means मैं force की अगर बात करूँ, d by dt of mass into velocity दोनों रहेगा. Am I clear? p की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, mass into velocity. अब यहाँ पर अगर हम अज्यूम करेंगे कि भाई मास कांस्टेंट है, तब जाके हम मास को बाहर निकाल सकते हैं. अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे तो वेलोसिटी को बाहर निकालेंगे. लेकिन अगर दोनों कांस्टेंट नहीं रहेंगे, तो मैंने डिफरेंशिएशन में आपको सिखाया है कि अगर दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों वेरिएबल है, एंड इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग टू वेरिएबल्स, तो वी हैव टू अप्लाई यूवी रूल. यूवी रूल का मतलब क्या होता है, यूवी रूल में बेसिकली एक पॉइंट जो है ना, एक एक टर्म को पहले कांस्टेंट अज्यूम करके बाहर डाल देंगे, दैट इज m, दूसरे वाले को अंदर डाल देंगे, दैट मीन्स dv बाई dt, फिर डाल देंगे प्लस, देन दूसरे टर्म को बाहर डाल देंगे अज्यूमिंग इट इज कांस्टेंट, देन पहले वाले टर्म को अंदर डाल देंगे, दैट मीन्स dm बाई dt. दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन ये तब किया जाता है जब हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है दो वेरिएबल्स का. सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि चलो ठीक है, लेट अस नॉट सिंपली अज्यूम दैट मास हमेशा ही कांस्टेंट होता है. स्कूल लेवल में जब भी आपको सिखाया जाता है मास को कांस्टेंट अज्यूम करके सिखाया जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जान लीजिए बच्चे लोग, हमेशा मास कांस्टेंट नहीं होता. फोर्स अप्लाई करने के हिसाब से मास कोई कोई सिचुएशंस में चेंज हो सकती है. एग्जाम्पल, आप डेली लाइफ में आप जो गाड़ी देखते हो, व्हीकल्स विच यू सी, दैट इज चलो टू व्हीलर की बात करते हैं. कोई भी इंसान जब टू व्हीलर चलाने की कोशिश करता है तो उसके पहले उसके अंदर पेट्रोल डालता है. मान लीजिए उसने 5 लीटर पेट्रोल डाल दिया. मान लेता हूँ कि उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया और उसके बाद उसका पेट्रोल 1 लीटर से कम हो गया. अब मेरा सवाल ये है, ट्रैवलिंग स्टार्ट करने के पहले उसका जो मास था, ट्रैवलिंग के एंडिंग में क्या उसका मास सेम रहेगा क्या? No. डेफिनेटली मास विल नॉट बी सेम, बिकॉज उसका पेट्रोल क्या होता है, कंज्यूम होके कम होता जा रहा है. ओके, दैट मीन्स जितना वो गाड़ी आगे चलता रहेगा उतना ही उसका मास जो है वो कम होता रहेगा. दैट मीन्स इनिशियली उसको पुश करने में जितना फोर्स लगा होगा, 1 लीटर कम होने के बाद उसको पुश करने में उतना ही फोर्स लगेगा या थोड़ा कम फोर्स लगेगा? कम फोर्स लगेगा थोड़ा. थोड़ा कम फोर्स लगेगा. एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एवरी टाइम द मास इज नॉट कांस्टेंट, समटाइम्स द मास कैन आल्सो बी वेरिएबल. ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं. इवन रॉकेट का भी यही प्रिंसिपल होता है. हम स्पेस में जो रॉकेट भेजते हैं उसका भी सेम प्रिंसिपल होता है. उसके अंदर का फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल्स बर्न होके बाहर निकलते हैं गैसेस के फॉर्मेट में, एंड उसकी वजह से उसका वेट जो है ना, जितना वो ऊपर जाता है उतना उसका मास कम होते जाता है. So in short, what I'm trying to say, in daily life examples, there are so many situations where the mass can be variable, velocity के साथ साथ. तो इसलिए I'm considering mass is also variable in this case. Anyway, mass अगर constant है तो velocity को अगर variable अगर हम consider करेंगे, so change in velocity upon time becomes acceleration plus v into dm by dt.
Here what I'm trying to say, I'm giving you a new expression. मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे लोग आप बचपन से क्या सीखते थे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उतना ही होता है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता, ऐसा हम लोग सीखते थे. बट अभी एक बात जान लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सिर्फ एक वर्जन है हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ का. उसका दूसरा वर्जन भी एग्जिस्ट करता है जहां पर मास कैन ऑल्सो बी वेरिएबल. डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, अगर स्पेसिफिक सिचुएशन दिया कि भाई m कांस्टेंट है, ऐसा उन्होंने स्पेसिफिक सिचुएशन दिया, देन आप इसको इग्नोर कर सकते हैं. ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. देन ओनली इन दैट पर्टिकुलर केस योर फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ओनली व्हेन द मास इज कांस्टेंट. हाँ, एंड दूसरे केस में अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट दिया उन्होंने, तो आपको मास इनटू एक्सेलरेशन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, दूसरा केस कंसिडर करना पड़ेगा आपको. इन दैट केस यू विल हैव टू कंसिडर force is equal to V dm by dt. Am I clear? Yes, sir. Yes. I believe किसी को कोई भी डाउट नहीं है. No. Okay, wonderful. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन. इतना नोट डाउन कर लीजिए. So dear children, let's learn Newton's third law right now. Newton's third law of motion. मैं जरा अंडरलाइन कर लेता हूँ. अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है? जैसे कि आपको पता है, स्कूल लेवल में आप लोगों ने सीखा है. आई शैल से फॉर एवरी एक्शन, for every action there is an equal and opposite reaction. ये एक्शन मतलब क्या होता है? ये एक्शन फोर्स होता है. रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन भी फोर्स होता है. ओके, तो प्रिसाइसली स्पीकिंग ऐसा, ये ऐसे बोलने की कोशिश कर रही है कि भाई आपने अगर एक फोर्स दिया तो उस फोर्स का एक इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन वाला दूसरा एक रेस्पॉन्स फोर्स या रिएक्शन फोर्स पक्का वहां पर एग्जिस्ट करेगा. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल. ये रहा, मान लीजिए एक मास है, जिस एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरा बॉडी जिसका मास m2 है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है. अभी आप मानते हो ना, सेकंड वाला मास फर्स्ट वाले को अट्रैक्ट करता होगा एंड फर्स्ट वाला सेकंड वाले को भी अट्रैक्ट करता होगा. इन दोनों फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. स्कूल में थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखा भी होगा ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. स्कूल में कभी हाँ, सीखा है आपको ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में? सिखाया है ना सर. सीखा है. वेरी गुड, वेरी गुड. सो या दीज जो ये जो फोर्सेस है, दैट इज पहले दोनों मासेस के बीच में जो फोर्सेस होते हैं, पहले वाला मास भी एक्सपीरियंस करता है, दूसरा वाला मास भी एक्सपीरियंस करता है. सो इफ आई एम कॉलिंग दिस पर्टिकुलर वन फोर्स एज द एक्शन फोर्स, काम करते दूसरा इंक यूज करता हूँ. इफ आई एम कॉलिंग वन फोर्स एज द एक्शन फोर्स, ओके, तो फिर उसका करस्पॉन्डिंग रिएक्शन होगा ये दूसरा वाला. लेकिन अगर पहले वाले को मैंने रिएक्शन बुलाया तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्शन होगा दूसरा वाला. डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर. इसमें से एक अगर एक्शन रहेगा तो दूसरा डेफिनेटली रिएक्शन रहेगा. सो यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करने वाली ये होती है कि एवरी टाइम यू नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, कि हमेशा ही एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कभी भी एक सिंगल बॉडी पर नहीं होती है. यू कैन ऑब्जर्व कि एक्शन अगर m1 पे है तो रिएक्शन किधर है? m2 पर है. रिएक्शन भी m1 पे कभी भी एक्ट नहीं होती है. एम आई क्लियर? Yes. या सो ये एक बात हमेशा दिमाग में रखना. काइंडली नोट the action and the reaction forces always acts on different bodies, not on the same body. Okay,
ये न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में इतना एक चीज दिमाग में रखो, बाकी सब कुछ, बाकी सबका कोई टेंशन नहीं है। दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, दोनों का डायरेक्शन हमेशा ही ऑपोजिट होता है। प्लीज नोट इट डाउन। going to learn now what we are going to learn is about different types of forces। मतलब अभी क्या है, ये पूरे चैप्टर में हम लोग एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में सीखने वाले हैं। सो वन बाय वन वो फोर्सेस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस। First of all, let's try to understand about contact forces। बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ऐसे फोर्सेस जो कांटेक्ट में आते हैं उनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, नाउ जस्ट अ मोमेंट। या कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब ये होता है कि कोई भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आने के बाद ही वो फोर्स दे सकती है। सच काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मैं वो पहले लिख लेता हूँ। द फोर्स which can be applied only after coming applied by a body only after coming in contact with the other is called as contact force। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में बोला तो आप अगर किसी को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, अब किसी को अगर आपको धक्का देना है तो जब तक आप उस पर्टिकुलर बॉडी पर टच नहीं करोगे तब तक आप धक्का दे सकते हो क्या? नहीं। Definitely not। So those are the examples। Okay, examples। Pushing, pulling, जैसे कि हिटिंग, ये सारी चीजें, पुशिंग पुलिंग हिटिंग, ये सारी चीजें जो है ना वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं एक्सेट्रा। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एक, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ जो फोर्सेस हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी नाम से ही आप समझ गए होंगे कि भाई उसका काम क्या रहेगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब ऐसे फोर्सेस जिन जो आपस में कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे कि फोर्सेस which can be exerted by a body to another body without coming in contact with it is called as non-contact force। Examples? Any examples आपके दिमाग में आ रही है? Gravitation. Blowing air to any feather. Okay, I will come to that point। ग्रेविटेशनल फोर्स एक एग्जाम्पल है, Magnet. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूसरा एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक फोर्स तीसरा एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। ब्लोइंग एयर टू एनी फेदर और समथिंग वो एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, क्योंकि जब आप ब्लो कर रहे हो तो आपके लंग्स में से एयर निकलता है जो हमारे आजू बाजू में जो एयर एग्जिस्ट करती है उसको पुश करती है, एंड वो एयर जाके तुम्हारे फेदर को टच करता है एंड इस वजह से फेदर मूव होती है। सो बेसिकली इनडायरेक्टली आप उसका कांटेक्ट कर रहे हो, विदाउट कांटेक्ट नहीं हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. वंडरफुल। So this is the second type of force, that is non-contact force। अब तक किसी को कोई डाउट? No, sir. वंडरफुल वंडरफुल। अभी चलो आते हैं थर्ड टाइप ऑफ फोर्स की तरफ।
रियल फोर्स, रियल फोर्स बेसिकली क्या होती है, ऐसा कोई भी फोर्स जिसका ओरिजिन है उनको हम बुलाते हैं रियल फोर्स। एनी फोर्स which the origin is known is called as real force. Is called as real force. Example, सारे के सारे जो है अपने आजू बाजू में अब तक अभी हम लोग ने जो भी देखा, जैसे कि पुशिंग की बात करें, पुलिंग की बात करें, हिटिंग की, मतलब जो भी हम लोग ने अभी भी देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ये सारे के सारे रियल फोर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। मतलब उनका ओरिजिन पता है, जैसे कि पुश कर रहे हैं तो कौन पुश कर रहा है, वो पुशिंग फोर्स कहाँ से आ रही है, इसका हमें आइडिया है। पुल कर रहा है, कौन पुल कर रहा है, वो पुलिंग फोर्स कहाँ से आ रहा है, इसका भी आइडिया है हमें। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहाँ से आ रही है, एक पर्टिकुलर बॉडी ने ही दूसरे पर्टिकुलर बॉडी की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, इसका भी आइडिया है हमें। Therefore, all these forces come under the category of real force. Okay? अब तक कोई डाउट? नो सर। वंडरफुल। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स हम लोग जो सीखेंगे दैट इज इमेजिनरी फोर्स। इमेजिनरी फोर्स को एक और नाम से बुलाया जाता है स्यूडो फोर्स। इफ यू रिमेंबर, ये स्यूडो फोर्स के बारे में थोड़ा सा हमने जिक्र किया था इसके पहले वाले चैप्टर में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सीखते वक्त। डू यू रिमेंबर दिस? याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वापस सीखेंगे उसके बारे में। अभी ये इमेजिनरी फोर्स या स्यूडो फोर्स बेसिकली क्या होता है, इसका बेसिक मतलब होता है कि एनी फोर्स ऑफ विच द ओरिजिन इज नॉट श्योर ऑफ, मतलब एनी फोर्स विच डज नॉट हैव एनी ओरिजिन। स्पेसिफिक ओरिजिन is called as a pseudo force। मतलब इसके ओरिजिन के बारे में आइडिया नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, अभी इमेजिन कीजिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हो। जब भी आप बस में ट्रैवल करते हैं तो मान लीजिए बस अगर आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो यू विल हैव अ फीलिंग कि आपको किसी ने पीछे की तरफ धक्का दिया, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो पीछे की तरफ लीन होगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. या लेकिन क्या वहां पर किसी ने आपको पुश किया था क्या? नो सर। नहीं, दैट मीन्स किसी ने पुश नहीं किया, ना ही किसी ने मैग्नेट पकड़ के आपको खींचा। लेकिन बस जब आगे बढ़ रहे थे यू वर हैविंग दैट फीलिंग कि आप पीछे की तरफ गिर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, एज इफ किसी ने आपको सच में पकड़ के खींच लिया, जबकि किसी ने खींचा ही नहीं था। सो दैट काइंड ऑफ फोर्स जो आपको एक्सपीरियंस हुआ, बट यू आर नॉट श्योर कि वो किसने दिया। हमें हमें इतना पता है कि बस जब आगे बढ़ता है तब भी ही ऐसा होता है, वरना नहीं होता है, बट वी आर नॉट श्योर कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। सच काइंड ऑफ फोर्सेस आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्यूडो फोर्स। सिमिलरली, बस जब ब्रेक मारती है तो आपको आगे की तरफ पुश मिलता है, बस जब राइट की तरफ टर्न मारती है तो आपको लेफ्ट की तरफ इंक्लिनेशन मिलता है, जब बस लेफ्ट की तरफ टर्न मारती है तो आपको राइट की तरफ इंक्लिनेशन मिलता है। सिमिलरली, आप लिफ्ट के अंदर चढ़ो, लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है तो आपको लगता है कि आपका बॉडी थोड़ा सा नीचे की तरफ दब रहा है। सिमिलरली, लिफ्ट जब नीचे की तरफ जाती है सडनली तो आपको लगता है कि आपका बॉडी हल्का सा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया। ये काइंड ऑफ फीलिंग में जो फोर्सेस आप एक्सपीरियंस करते हो, दिस फोर्स डज नॉट हैव अ प्रॉपर ओरिजिन, बट आप एक्सपीरियंस करते हो। दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इमेजिनरी फोर्स और स्यूडो फोर्स। एम आई क्लियर? सर फिर ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी इमेजिनरी फोर्सेस हैं? नहीं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, ग्रेविटेशन फोर्स में यू आर परफेक्टली अवेयर कि किसने फोर्स अप्लाई किया। जैसे कि दो बॉडीज रखेंगे M1 और M2, अगर M2 में फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, यू नो वेरी वेल कि वो M1 के वजह से ही हो रही है। सर पर अब ये जो इमेजिनरी फोर्स है, हाँ हाँ। जैसे कि बस का एग्जांपल, हम्म। उसमें हमको जब फोर्स लगता है वो इनर्शिया ही होता है ना? एग्जैक्टली, वो फोर्स का तो रीजन फिर आपने जो बोला, वो फोर्स का रीजन आपने जो बोला, वो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है
उस प्रॉपर्टी के वजह से आपको वो फोर्स एक्सपीरियंस होती है, दैट इज फॉर श्योर। बट ये फोर्स आया कहाँ से? कहीं से तो आया होगा ना। जैसे कि हाँ सर, ग्रेविटेशनल फोर्स में m1 में से ही वो फोर्स निकला है, मुझे पता है। आई होप यू आर हाँ, अंडरस्टैंडिंग। यस सर, अंडरस्टूड। या तो स्यूडो फोर्स क्यों हुआ ये तो हम जानते हैं, बट कहां से हुआ ये हम नहीं जानते हैं। हाँ सर, यस। ओके, फॉर एग्जाम्पल द यस। फोर्स विच वी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इनसाइड द बस या फिर इनसाइड एनी व्हीकल व्हेन इट एक्सेलरेट्स, मतलब जब भी वो एक्सेलरेट होती है तब हमें उसके अंदर जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है उस फोर्स को हम बुलाते हैं स्यूडो फोर्स। एम आई क्लियर और नॉट? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी ये स्यूडो फोर्स के बारे में एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। So imagine this is a system। जब भी ये सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट करने की कोशिश करती है तब सिस्टम के अंदर के जो भी बॉडीज होते हैं वो बॉडीज, मान लीजिए ये जो बॉडी है ये बॉडी का मास है m, तो ये पर्टिकुलर बॉडी को पीछे की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, उस फोर्स को हम लोग बुलाते हैं स्यूडो फोर्स। एंड वो स्यूडो फोर्स, इसको मैं F से डिनोट करता हूँ, वो स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर मास विल बी बॉडीज मास एंड एक्सेलरेशन विल बी सिस्टम्स एक्सेलरेशन। तो स्यूडो फोर्स का एक्सप्रेशन हमेशा ही क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एम आई क्लियर? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम अगर आगे की तरफ है तो स्यूडो फोर्स जो है वो हमेशा ही पीछे की तरफ होगी, इसलिए ये एक नेगेटिव साइन आपको डालना इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक है, तो अब तक हम लोग ने 4 टाइप के फोर्सेस सीखे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, रियल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। अब चलो अगला टाइप ऑफ फोर्स सीखते हैं, टेंशन फोर्स। दैट इज द फिफ्थ टाइप ऑफ फोर्स। टेंशन फोर्स का मतलब क्या होता है? सी बच्चे लोग, ये टेंशन फोर्स अक्सर, स्ट्रेच, बोलिए। एरो स्ट्रेचिंग, वो स्ट्रेच करते रबर बैंड। रबर बैंड स्ट्रेच करते थे, एग्जैक्टली वही। सो इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। बस बात खत्म। आई क्लियर? कोई डाउट अब तक? कोई डाउट? इट इज ऑलवेज, एक और पॉइंट बताता हूँ, it is always along the direction of the string। ओके, ये चीज हमेशा दिमाग में रख लेना। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक सपोर्ट है। अब इसमें से, या फिर सपोर्ट नहीं, एक काम करता हूँ, एक ब्लॉक ही बना देता हूँ। मान लीजिए ये अपना एक ब्लॉक है, ये दूसरा एक ब्लॉक है। अब इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। अब ये दोनों ब्लॉक को मान लीजिए मैं दो अलग अलग डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रिंग पर बेसिकली एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एक स्ट्रेचिंग एक्सपीरियंस होगा। ये स्ट्रेचिंग जो ये स्ट्रिंग के अंदर एक्सपीरियंस होती है, स्ट्रेचिंग की वजह से जो भी फोर्स ये स्ट्रिंग के अंदर एक्सपीरियंस होती है, उस फोर्स को हम बुलाते हैं टेंशन फोर्स, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं।
अब ये टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग का खास बात ये होता है कि स्ट्रिंग हमेशा ही पुल करने की कोशिश करती है, स्ट्रिंग कभी भी पुश नहीं कर सकती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपने आज Yes, तक sir. देखा है स्ट्रिंग को Yes, पुश sir. करते हुए? स्ट्रिंग कैन नेवर पुश माय डियर चिल्ड्रन। जैसे कि मैं दोनों ब्लॉक को, मतलब मान लीजिए इसको भी दूर की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको भी दूर की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर किसी ने पूछा कि भाई ब्लॉक नंबर ए ने ये स्ट्रिंग की वजह से फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस किया, तो ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक की वजह से स्ट्रिंग जो है ना वो उस तरफ खींचने की कोशिश करती है, क्योंकि स्ट्रिंग का बेसिक टेंडेंसी है कि खींच के रखो। सिमिलरली दूसरे ब्लॉक को स्ट्रिंग ने किस तरफ खींचा, दूसरे ब्लॉक को स्ट्रिंग ने इस तरफ खींचा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. So from this what I'm trying to say, string can never push, Sir. it can only pull. यहाँ पर लिखूंगा, kindly note that a string can never never push, it can only pull. Am I clear? Yes, sir. Yeah. So this kind of force का value is tension. I'm so sorry for the background, it's my baby who's crying. So please note it down, my dear children. सो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने अभी तक टेंशन फोर्स तक सीख लिया है, अभी आगे बढ़ना है वन बाय वन। टेंशन फोर्स के बाद हम सीखेंगे नॉर्मल फोर्स। आप बोलोगे सर ये नॉर्मल फोर्स मतलब क्या होता है? बताता। सी, नॉर्मल का मतलब, अक्सर हमें लगता है कि नॉर्मल मतलब हाँ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, सीधा साधा, समथिंग लाइक दैट। इन दिस केस नॉर्मल का मतलब ऐसा नहीं होता। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। सो ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर होगा, उस फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो ये नॉर्मल फोर्स बेसिकली क्या होता है, कब एग्जर्ट होता है? अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी भी कोई भी एक सरफेस को पुश करने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू इमेजिन दैट हियर आई हैव अ वॉल। ये एक वॉल है। मान लीजिए आपने एक फोर्स अप्लाई किया इस वॉल की तरफ, हाथ से इसको पुश किया, क्या ये वॉल आगे की तरफ जा रहा है क्या? नहीं. नहीं, वॉल वहीं के वहीं पर रहेगा। अब वॉल, अभी आपने अगर जोर से आके इसको पुश किया, जोर से आके इसको टकराया, तो बेसिकली आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप पीछे की तरफ वापस चले जाएंगे। सही बात है कि नहीं? Sir, wall टूटेगा. हाँ, मतलब लेट मी अज्यूम कि आप हल्क नहीं हो, आप एक इंसान हो। ओके हाँ सर. तो हम इंसान जब वॉल पे जाके टकराते हैं तो वॉल टूटता नहीं है, वॉल पे बाउंस होके वापस आ जाते हैं। अगर हाँ कुछ एक्सट्रीम हैवी ऑब्जेक्ट्स को लेके हम वॉल को टकराएंगे तब जाके वॉल टूट सकता है। मैं ऐसे केस अज्यूम कर रहा हूँ जहां पर वॉल नहीं टूटने वाली है। ओके, सो बेसिकली आप बाउंस बैक होके वापस आ जाएंगे। सो इसका मतलब क्या होता है, ये सरफेस ने आपको एक फोर्स दिया है। ओके, एंड उस फोर्स को हम बुलाते हैं नॉर्मल फोर्स। एंड इसको नॉर्मल फोर्स क्यों बुलाते हैं पता है? वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कौन कैसे परपेंडिकुलर होता है? जो फोर्स हमें मिला है वो सरफेस से हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. या सो जब भी एक सरफेस हमें रिटर्न फोर्स देती है, वो फोर्स हमेशा ही परपेंडिकुलर फोर्स होता है। उस फोर्स को हम लोग बुलाते हैं नॉर्मल फोर्स। ये एक्चुअली सिर्फ वॉल ही नहीं देता है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि भाई सिर्फ वॉल देगा। इमेजिन कीजिए आपके सामने एक बहुत बड़ा सा एक बॉक्स है। ओके, अब ये बॉक्स को भी आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो। मान लेते हैं कि आपने पुश किया, पुश करने की वजह से बॉक्स है ना, चलो आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बॉक्स ने आपको भी सेम रिएक्शन फोर्स दिया रहेगा? हाँ सर. अभी बॉक्स ने जो भी आपको रिएक्शन फोर्स दिया रहेगा, वो ऐसे आपकी तरफ जब आया रहेगा, वो फोर्स भी तो ऐसा ही परपेंडिकुलर बना रहेगा ना सरफेस के साथ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. देयरफॉर इसको भी हम लोग क्या बुलाएंगे? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स बुलाएंगे। इसको नॉर्मल फोर्स भी बुला सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बुला सकते हैं। इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो रिटर्न फोर्स नहीं देता है। अगर हमने दिया तो ही वो रिटर्न देगा, वरना वो नहीं देगा। इसी वजह से हम उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बुला सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, yes. वंडरफुल।
ठीक है. सो मैं बोलूंगा द फोर्स exerted by any surface in return to the force exerted on the surface is called as normal force. It is called as normal force because the force exerted by the surface is always perpendicular to the surface. It can also be called as the normal sorry reaction force because this force is a self adjusting force which can change its magnitude depending on the force exerted on the surface. मतलब हम उसके ऊपर फोर्स दे रहे हैं तो ही वो आएगा अपने ऊपर, अगर नहीं दे रहे तो नहीं आएगा. एंड दूसरी बार हम जितना ज्यादा फोर्स उसको देंगे उतना ही ज्यादा वो रिएक्ट करने की कोशिश करेगी. देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. समझ में आ रही है आपको अब तक? सो एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है जहां पर नॉर्मल फोर्स थी. पहले मैं आपको बताता कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर में नॉर्मल फोर्सेस कैसे दिखते हैं. जस्ट डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ. सो नॉर्मल फोर्सेस का वैल्यू हॉरिजॉन्टल सरफेस में कैसे होता है एंड इंक्लाइंड सरफेस में कैसे होता है एंड वर्टिकल सरफेस में कैसे होता है. सो मान लीजिए इन हॉरिजॉन्टल सरफेस सो आई हैव अ हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक दिस. ये रहा अपना हॉरिजॉन्टल सरफेस. अब ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पे मान लीजिए मैंने एक ब्लॉक रखा है. तो बेसिकली क्या होता है, ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये सरफेस है. ये ब्लॉक ने डेफिनेटली नीचे के सरफेस पे दबाव डाला होगा. क्यों दबाव डाला रहेगा? आप तो जानते हो कि उसके ऊपर क्या है, क्या एक्ट होता है उसके ऊपर? वेट एमजी एक्ट होता है. मानते हो कि नहीं? Yes. Yes, sir. वेरी गुड. अब ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स को चलो मैं काम करता हूँ थ्रू आउट तीनों एग्जाम्पल्स में. नॉर्मल फोर्स को मैं रेड इंक में हाईलाइट करूंगा. सो इस केस में नॉर्मल फोर्स जो है ना वो एग्जैक्टली ऊपर की तरफ आएगा. क्यों? क्योंकि सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है तो उससे परपेंडिकुलर मतलब एग्जैक्टली वो ऊपर की तरफ एक्ट होगा. सो दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स. अब तक कोई डाउट? No. वेरी गुड. No, sir. वेरी गुड. ठीक है. अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का हो गया. वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं तो पहले मैं वर्टिकल सरफेस बना देता हूं आपके सामने. ये रहा अपना वर्टिकल सरफेस. मान लीजिए मैंने उस पर एक ब्लॉक रखा है. ये ब्लॉक के लिए वेट तो हमेशा ही नीचे की तरफ रहेगा. बट इस बार ये जो वेट है ना वो सरफेस को दबा नहीं रहा है. तो ये वेट की वजह से कोई भी फोर्स उस सरफेस के ऊपर तो एग्जर्ट नहीं होगा. लेकिन अगर मैंने एक्स्ट्रा एक फोर्स अंदर की तरफ दबा के रखा, जैसे कि इमेजिन कीजिए आपके हाथ में अगर एक पेन एक बॉक्स है. ये बॉक्स को आपने अगर दीवार की तरफ प्रेस करके रखा तो कैसे होगा वैसे. तो ये मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसको आपने दीवार की तरफ प्रेस किया है. ओके. सो आपने प्रेस किया है कुछ तो भी फोर्स से. इसका वेट नीचे की तरफ एम जी नीचे की तरफ एक्ट होगा. अब मेरा सवाल ये है नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ होगा? ऑप्शन अप, डाउन, लेफ्ट, राइट. Right. Right, Nina. Right. राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली.
क्योंकि आप तो जानते हो कि सरफेस हमेशा सरफेस से दूर, सरफेस से परपेंडिकुलर भेजेगा. दैट मीन्स इन दिस केस द नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स राइट. Am I clear? Yes. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, नेक्स्ट. इन इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस की अगर बात करें, ये रहा अपना एक इंक्लाइंड सरफेस है. ये सरफेस पे ऐसा एक ब्लॉक रखा है मैंने. ये ब्लॉक ये रहा आपके सामने. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका वेट mg जो है वो नीचे की तरफ एक्ट हो रही है. प्रीवियसली मैं बोल रहा था कि mg की वजह से कुछ भी नॉर्मल फोर्स नहीं हो रहा था. हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से नॉर्मल फोर्स हो रहा है. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो mg थोड़ा ना टेढ़ा है यहाँ पर. दैट मीन्स mg को मैं अगर रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स में, ओके, मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है. mg को अगर मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर तो हम लोग ने वेक्टर्स चैप्टर में सीखा है, उसको बस अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर. दूसरा कंपोनेंट ये रहा, दूसरा कंपोनेंट. ऐसे दो कंपोनेंट्स में अगर मैंने रिजॉल्व किया किसको, mg को, तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, सो इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90, ये वाला एंगल जो होगा ये होगा 90 माइनस थीटा, जिसको मैंने डॉट से डिनोट किया है. डू यू एग्री विद दिस? अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं बता के दूंगा. कंफ्यूज हो गया 90 माइनस थीटा कैसे आया करके? नहीं सर. समझ गया ना 90 माइनस थीटा कैसे आया? जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए बता देता हूँ. मान लीजिए तीन एंगल है, दिस इज ए बी सी, ऐसे तीन एंगल बोल देता हूँ. आप तो जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी एक ट्राइंगल के लिए क्या होता है, 180 होता है. a का वैल्यू मैंने यहाँ पर थीटा डिक्लेयर किया है, प्लस b का वैल्यू 90 डिक्लेयर किया है. तो c का वैल्यू क्या होगा देखते हैं. अगर आप कैलकुलेट करेंगे 90 उस तरफ लेके जाओ, इधर 180 माइनस 90 90 बचेगा. थीटा उस तरफ लेके जाओ, माइनस थीटा बन जाएगा. दैट मीन c का वैल्यू मिल जाएगा 90 माइनस थीटा. डू यू एग्री? Yes sir. तो वही आपको बताया, एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 है, तो तीसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा. ठीक है. अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो देखो ये सरफेस का लाइन और ये एरो, ये दोनों पैरेलल होने की वजह से ऊपर वाला ये पर्टिकुलर एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा. करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम मानते हो? Yes. वंडरफुल. ठीक है. अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, टोटल एंगल 90 होने की वजह से यहाँ पर अंदर का एंगल थीटा हो जाएगा. वो कैसे होगा वो भी बता देता हूँ. मान लीजिए एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है, टोटल एंगल 90 है, सही बात है. अब एक एंगल जो है वो है 90 माइनस थीटा प्लस बी इज इक्वल टू 90. ये 90 और 90 कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा उस तरफ चला जाएगा. दैट मीन्स आपको मिलेगा बी का वैल्यू थीटा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू Yes sir. दैट्स व्हाई, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इफ यू हैव टू एंगल्स जिनका एडिशन 90 है, उसमें से एक एंगल अगर 90 माइनस थीटा रहेगा तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली थीटा बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा. एम आई क्लियर? एनीवे, इफ दिस एंगल इज थीटा, mg नीचे की तरफ जा रही है, थीटा अंदर की तरफ जा रही है, दैट मींस दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट विल बी कॉल्ड एज mg cos थीटा एंड दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट विल बी कॉल्ड एज mg sin थीटा. एम आई क्लियर टिल नाउ? रिजॉल्विंग ऑफ Yes sir. वेरी गुड. ठीक है. अब mg cos थीटा अंदर की तरफ है, तो आप तो जानते हो कि यहाँ पर सी नॉर्मल रिएक्शन हर बार कैसे होता है, सरफेस जहाँ पर भी होगा उससे परपेंडिकुलर, सरफेस जैसा भी होगा उससे परपेंडिकुलर. यहाँ पर सरफेस ऐसा टेढ़ा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी उससे परपेंडिकुलर ही जाएगा, टेढ़ा, लाइक दिस. सो दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन.
Do you understand this? Yes, sir. तो इस बार जो नॉर्मल रिएक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? इज इट बिकॉज ऑफ mg sin थीटा और इज इट बिकॉज ऑफ mg cos थीटा? Sine cos theta. cos थीटा. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. दैट मीन्स जो सरफेस के अंदर फोर्स देती है उसी की वजह से नॉर्मल रिएक्शन होता है. इस केस में F की वजह से नॉर्मल रिएक्शन हुआ, इस केस में mg की वजह से नॉर्मल रिएक्शन हुआ. एम आई क्लियर? Yes, sir. वंडरफुल. सो नॉर्मल फोर्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है. अब तक कोई डाउट किसी को नॉर्मल फोर्स से रिलेटेड? नहीं सर. Yes, sir. वंडरफुल वंडरफुल. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे. सो नॉर्मल फोर्स जो मैंने आपको बताया था दैट वाज द सिक्स्थ टाइप ऑफ फोर्स. आगे बढ़ते हैं सेवंथ टाइप ऑफ फोर्स के लिए. स्प्रिंग फोर्स. इट इज द फोर्स experienced in a spring when it is stretched is called as the spring force. अब ये स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होता है? इट इज ऑलवेज. ठीक है, पहले मैं ना डायग्रामेटिकली बनाता हूँ, उसके बाद मैं इसका थ्योरी लिख के दिखाता हूँ. सो ये स्प्रिंग फोर्स है. स्प्रिंग फोर्स का स्टोरी ये है कि भाई वो हमेशा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होती है. मान लेते हैं कि भाई ये एक सपोर्ट है जहाँ पर मैंने स्प्रिंग को ऐसे अटैच करके रखा है. ओके, ये अपना स्प्रिंग है. ये स्प्रिंग के दूसरे एंड में एक ब्लॉक रखा है मैंने. मान लीजिए अगर मैंने ये ब्लॉक को आगे की तरफ पुश किया तो क्या होगा? ये स्प्रिंग ऐसा एलोंगेट होगा. मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? हाँ सर. तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर? ये एरो को ये एरो देख, चलो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है. मैंने जब डिस्प्लेस किया आगे की तरफ तो स्प्रिंग बेसिकली क्या करने की कोशिश करेगी? अपना पुराना पोजीशन अटेन करने की कोशिश करेगी, जिस वजह से वो हमेशा खुद को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी. दैट विल बी द स्प्रिंग फोर्स. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. वेरी गुड. सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने यही स्प्रिंग को मतलब यही ब्लॉक को मैंने अंदर की तरफ दबाने की कोशिश की तो क्या होगा? ये स्प्रिंग जो है थोड़ा दब जाएगा एंड ब्लॉक इस तरफ आ जाएगा. सो व्हाट हैपेंस? तो मैंने जो डिस्प्लेसमेंट है वो अंदर की तरफ किया तो स्प्रिंग जो है ना उसको पुश करके वापस बाहर लेके जाने की कोशिश करेगी. एम आई क्लियर? Yes. या. एंड इन दिस केस आप तो जानते हो कि जितना ज्यादा स्प्रिंग का जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा स्प्रिंग का रिस्टोरिंग, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स. स्प्रिंग का फोर्स है लेकिन कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स. ओके. Sir. Yeah, this force is always directly proportional to the elongation or the compression made in the spring, and it is also opposite in direction. ऑपोजिट इन डायरेक्शन भी है वो. अब तक कोई डाउट? No, sir. इसी चीज को नो. एक्सप्रेस करने की कोशिश करें. अरे हाँ, ऑपोजिट इन डायरेक्शन भी है ना, तो देयरफॉर उसको एक और नाम से बुलाया जाता है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स. उसको स्प्रिंग के रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से भी बुलाया जाता है. तो मैंने अभी क्या बोला? ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंप्रेशन या एलोंगेशन के साथ. कितना एलोंगेट किया या कितना कंप्रेस किया उसके साथ. एट द सेम टाइम वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, देयरफॉर एक नेगेटिव साइन भी होती है. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, मतलब ये वेक्टर है ना, डायरेक्शन डायरेक्शन के बारे में बात किया मतलब वेक्टर साइन डालना पड़ेगा आपको. प्रोपोर्शनल है मतलब एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पक्का होगा. ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग स्मॉल के से डिनोट करते हैं, नेगेटिव साइन भी है. So your expression for spring force is F is equal to minus k into x.
where k is spring constant. k को बोलते हैं spring constant, which depends on the nature, size and the material of the मतलब कैसा साइज है स्प्रिंग का, क्या मटेरियल है स्प्रिंग का, कैसा नेचर है, थिक है, थिन है, लंबा है, पतला है, चौड़ा है, कैसा है, सबके ऊपर डिपेंड करता है. ओके. और आई शैल से शेप, साइज एंड द मटेरियल, ये स्प्रिंग कांस्टेंट उस पर डिपेंड करता है. एंड स्प्रिंग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अगर किसी को जानना है तो इट्स वेरी सिंपल. स्प्रिंग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा f अपॉन x. यहाँ पर आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. फोर्स का एक्सप्रेस करते हैं नेगेटिव लिखते हैं क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड नेगेटिव हम इसीलिए एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट है करके बताने की कोशिश करते हैं. लेकिन इफ यू आर राइटिंग k का वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे तो k में कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है. k इज अ कांस्टेंट व्हिच इज अ स्केलर क्वांटिटी. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. इसका एसआई यूनिट Sir. होगा ऊपर न्यूटन नीचे मीटर, न्यूटन पर मीटर इसका एसआई यूनिट होगा. एम आई क्लियर? Yes, sir. वंडरफुल. प्लीज नोट इट डाउन. ओके बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं. अभी जो रियल फोर्सेस है ना, ये रियल फोर्सेस के भी 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ओके. 4 या फिर 4 कैटेगराइजेशन ऑफ रियल फोर्सेस बता सकता हूँ मैं. रियल फोर्सेस मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल फोर्सेस है. उसके बीच में भी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल फोर्सेस है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है. तो टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके. सो टाइप्स ऑफ रियल फोर्सेस. टाइप्स ऑफ रियल फोर्सेस इन नेचर टू बी प्रिसाइज. ओके. सबसे पहला वाला टाइप जो है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो आप मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टाइप्स बता रहा हूँ. सबसे पहला नेचर में जो रियल फोर्सेस अवेलेबल है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल है क्योंकि कोई भी दो मासेस अगर आप सामने रखेंगे तो मासेस आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है. सेकेंड टाइप ऑफ रियल फोर्स जो नेचर में अवेलेबल है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आता है, मैग्नेटिक फोर्स भी आता है. मतलब चार्जेस के आपस में रिपेल होना, आपस में अट्रैक्ट होना, मैग्नेट के आपस में रिपेल होना, आपस में अट्रैक्ट होना, ये सारी चीजें भी उसके अंदर आती हैं. थर्ड टाइप ऑफ रियल फोर्स जो अवेलेबल होती है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स. अभी न्यूक्लियर फोर्स के अंदर भी 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं दैट इज एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड दूसरा है वीक न्यूक्लियर. अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या होता है? देखो इट्स लाइक अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को आप जानते हो क्या है करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स भी जानते हैं. अब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस करना है. डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बीच में. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब क्या होता है? एक एटम रहेगा जिसमें आजू बाजू में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होती है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे के बहुत ही करीब बांध के रखा गया है. सो आप तो जानते हो कि दो प्रोटॉन्स दोनों पॉजिटिवली चार्ज है. आइडियली स्पीकिंग दे आर सपोज टू रिपेल फ्रॉम ईच अदर. दैट मीन्स ये जो न्यूक्लियस जो बहुत छोटे जगह पे कंप्राइज होती है वो बल्कि स्प्रेड होना चाहिए. मतलब ये प्रोटॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए था आइडियली स्पीकिंग. लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है. प्रोटॉन्स को बहुत ही छोटे जगह पे बांध के रखा गया है. सो वी बिलीव कि देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स जो इस प्रोटॉन्स को इतने छोटे जगह पे बांध के रखने की कोशिश कर रही है. एंड उस फोर्स को हम बुलाते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. Am I clear? Yes, sir. Yes. वेरी गुड. वीक न्यूक्लियर फोर्स मतलब क्या होता है?
ये प्रोटॉन्स को आपस में बांध के रखने के अलावा पूरे एटम को एक साथ बांध के रखने वाला जो फोर्स है, दैट मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएगा, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रॉन्स आएगा, ये सारी चीज़ों को एक साथ रखने वाला जो फोर्स है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, आई एम नॉट एबल टू दिस। ठीक है, छोड़ो। उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये दोनों न्यूक्लियस या फिर एटम से रिलेटेड है या फिर न्यूक्लियस से रिलेटेड है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, ओके, हायरार्कियल स्ट्रेंथ of these forces can be arranged as, उसको कैसे अरेंज किया जा सकता है? सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स पता है कौन है? कंपैरेटिवली सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। उससे वीक फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे वीक फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड उससे भी वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा फंडा है, देखो। अभी मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है? इसका रीजन ये है कि मान लीजिए ये एटम के बारे में ही सोच लीजिए। ये एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये प्रोटॉन्स अवेलेबल है, न्यूट्रॉन्स अवेलेबल है, नीचे अर्थ भी अवेलेबल है। क्या आपने कभी देखा है अभी एटम, अभी आपने जो पेन होल्ड करके रखा होगा या फिर आपने जो फोन होल्ड करके रखा होगा, उसके अंदर भी तो एटम्स है, उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स है। इज दिस इलेक्ट्रॉन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? नो, No. नहीं। नो सर। ये इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चीज, जब तक हम उस पूरे चीज को अगर हमने पकड़ के रखा है, तो वो सामान अगर हमारे हाथ में, फॉर एग्जांपल पेन, अगर हमारे हाथ में एक पेन है, ये पेन को जब तक हमने पकड़ के रखा होगा तब तक ये पेन हाथ में नहीं गिरेगा। अगर पेन को हमने पकड़ के रखा है तो ये पेन के आउटर सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स भी नीचे की तरफ नहीं गिर रही है। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ग्रेविटेशनल फोर्स आइडियली स्पीकिंग ये इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ पुल तो कर रही है, लेकिन बाकी फोर्सेस कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स उनके सामने क्या होता है, थोड़ा वीक हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ठीक है। यस। एंड अगला कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखती है। अब सीधी सी बात है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इनके साथ खड़ा है, वरना नीचे गिर जाता था। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। या अब वीक न्यूक्लियर फोर्स से यस। स्ट्रांग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऐसे क्यों बोलते हैं? अगर हमने ये एटम पे बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इट इज पॉसिबल टू पुल दिस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दिस एटम। ये तो आप जानते होंगे ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है तो हम बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड देके हम उसको उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। या दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी स्ट्रांग रहा होगा, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज करके हम लोग ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। अब बात आ रही है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स मतलब प्रोटॉन्स को बांध के रखा हुआ फोर्स। आपने आज तक कभी सुना है कि हमने प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ निकाल दिया? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ निकालना काफी इजी होता है, लेकिन प्रोटॉन्स को निकालना उतना इजी होता है क्या? No. नहीं। तो ना ही वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोटॉन्स को बाहर निकाल सकती है, ना ही वीक न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन्स को बाहर निकाल सकती है, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोटॉन्स को बाहर निकाल सकती है। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को इन तीनों से कंपैरेटिवली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है। एम आई क्लियर? Yes, sir. या यस सर। प्लीज नोट इट डाउन। आई बिलीव आपका हो गया लिख के। सो बच्चे लोग, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग ने न्यूटन के तीनों लॉ सीखे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम के बारे में सीखे हम लोग ने। अब उसके अलावा टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में सीखे, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स, रियल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में सीखे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, हम लोग मोमेंटम के एक लॉ के बारे में भी सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।